प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः। नमो नमः, स्वागतम, वंदनम, अभिनंदनम। सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी को सादर नमस्कार। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह कार्यक्रम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाला सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय मूल्यों, भारतीय चिंतन एवं दर्शन पर आधारित एक अद्वितीय कार्यक्रम है, जिसमें हम प्राचीन तथ्यों के साथ साथ आधुनिक तत्वों का भी प्रदर्शन देखते हैं। यहाँ ऐसी जानकारियाँ हमें देखने व समझने को मिलती हैं जिससे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की सही दिशा में अग्रसर हो पाते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं पंचांग, सुनाते हैं सुभाषित, बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, स्वास्थ्य व योग मंत्र आपके लिए करते हैं प्रस्तुत और साथ साथ देव भाषा संस्कृत सिखाने का भी करते हैं प्रयास। तो आइए इसी क्रम में सबसे पहले जान लेते हैं समय चक्र को, अर्थात सुप्रभातम के पहले प्रभाग आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, बृहस्पतिवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो पंचांग में तिथि नक्षत्र आदि जानने के बाद आइए अब देखते हैं जीवन हेतु उपयोगी शिक्षाएं सुभाषित के माध्यम से। कहते हैं गोपनीय को गोपनीय रखना ही श्रेयस्कर है, और यही बता रहा है आज का हमारा सुभाषित। एकं विशरसो हन्ते शस्त्रेणैकश्च बध्यते सराष्ट्रं सप्रजं हन्ते राजानां मन्त्रविप्लवः। विष का रस एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक का ही वध होता है, किंतु मंत्रणा का प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। The juice of poison kills only one. Only one can be killed with a weapon, but the publication of a mantra destroys the nation and the subjects as well as the king. और सुभाषित के समानांतर अब ज्ञानार्जन के लिए आपको लिए चलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में। आदिकाव्य रामायण में कहा गया है कि नल और नील ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पत्थर का पुल बनाया था, जिससे होकर श्री राम की सेना लंका तक पहुंची। इसे ही राम सेतु कहा जाता है। नासा ने सैटेलाइट से सेतु की कुछ तस्वीरें ली थीं और इन तस्वीरों में साफ साफ पुल की आकृति दिखाई देती है, और भारत में राम सेतु की प्रामाणिकता के लिए नासा के चित्रों का प्रयोग ही किया गया था। आइए देख लेते हैं राम सेतु से ही जुड़ी यह विशेष रिपोर्ट। राम सेतु एक आश्चर्यजनक ऐतिहासिक पक्ष है, जो भौतिक रूप में उत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। राम सेतु के बारे में वाल्मीकि रामायण ही नहीं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इसका उल्लेख करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को दुनिया भर में जारी किया। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। इसके 22 साल बाद ISS-1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया। फिर उसकी तस्वीरें ली।
इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की छायाचित्र की भी पुष्टि हुई। नासा के वैज्ञानिकों ने श्रीलंका और भारत के बीच में समुद्र के ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से जो चित्र खींचे हैं, वह चित्र भी इस बात को इंगित करते हैं कि यहाँ पुल बनाने की अनुकूल परिस्थितियाँ थी, अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी और इसकी संरचना जो सैटेलाइट के माध्यम से प्रकट हो रही है, वह वास्तव में राम सेतु को, पुल को ही प्रदर्शित कर रही है और उन द्वीपों को जोड़ते हुए ही यह राम सेतु मानव निर्मित पुल स्थापित किया गया था। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं। वहीं जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं, वह 4000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं, चट्टानों व बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। भगवान श्री राम के साथ बहुत से योद्धा थे, उनमें अच्छे अच्छे शिल्पकार भी थे। उनमें से नल नील का नाम भी आता है। नल उस काल के बहुत बड़े इंजीनियर शिल्पकार थे, जिनको समुद्र में पुल बांधने की कला आती थी। उनको समुद्र के पानी पर जो भी निर्माण करेंगे, वो अच्छी प्रकार से भली भांति निर्मित होता चला जाएगा। राम सेतु के समुद्र के पानी में कुछ फुट नीचे डूब जाने के दो पहलू हैं। इनमें एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक है। राम सेतु पर अब तक दुनिया भर के शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। उस समय के जो पेड़ पौधे थे, नारियल के पेड़ थे, उनके तनों को, उन लकड़ियों को बिछाया गया और उनको नारियल की रस्सियों से बांधा गया। ऐसे पुल बांध करके पत्थर और मिट्टी डाल करके तैयार किया गया। एक द्वीप से दूसरा द्वीप, दूसरे से तीसरा द्वीप जोड़ते चले गए और मन्नार तक, जो श्रीलंका का तटीय क्षेत्र है, तलाई मन्नार, वहाँ तक उस पुल को बनाया गया। कहाँ से बनाया गया? भारत के रामेश्वरम के पास धनुषकोटी से लेकर। इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण राम सेतु कुछ फुट पानी में डूब गया। आज की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भी यहाँ पर एक पुल था और वह पुल समुद्र में आए तूफान और सुनामी के कारण से ढह गया या टूटकर नीचे दब गया, समुद्र के तल में दब गया। तल भी बहुत गहरा नहीं, आज भी उसकी खुदाई करते हैं, तल बहुत अधिक गहरा नहीं है। ये सब प्रमाण कितना सही है या नहीं, यह हम समय पर छोड़ते हैं, परंतु यह विश्वास है कि भारतवासियों में कि यहाँ पर सेतु बना था। ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में वह निशान दिखाई देते हैं। यह साफ है कि श्री राम के प्रति हमारी आस्था इस विशाल सागर से भी गहरी है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह, रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद कार्यक्रम में अब समय है स्वास्थ्य से जुड़ी बात करने का। आयु का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बढ़ती आयु में स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने के लिए क्या किया जा सकता है और कैसी जीवन शैली अपनाकर समस्याओं को दूर रखा जा सकता है, आइए समझ लेते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। वृद्धावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें व्यक्ति को बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है। चिकित्सा जगत में हो रहे विकास और बेहतर चिकित्सीय सेवाओं के कारण अब जीवन काल बढ़ गया है और लोग अधिक आयु तक जी पाते हैं।
आयु बढ़ने के साथ शरीर और जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और मानसिकता पर पड़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शरीर में प्राकृतिक रूप से बदलाव आने लगते हैं। कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता होने लगती है। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बढ़ती आयु में भी बेहतर और स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। और एंटी एजिंग इंटरवेंशन की बात करूं तो इसमें हमें पहला चीज जो आती है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द ओनली थिंग व्हिच कैन प्रिवेंट योर बायोलॉजिकल एजिंग और इवन रिवर्स योर बायोलॉजिकल एजिंग। स्टार्ट करिए वॉकिंग से, धीरे धीरे वॉकिंग को बढ़ाते रहिए। 4 तरह के एक्सरसाइज है। एक एरोबिक्स, दैट इज वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। देन रेजिस्टिव ट्रेनिंग, 1 किलो 2 किलो का वेट उठाना। तीसरा है योगा और चौथी है स्ट्रेचिंग एंड लास्ट इज डेफिनेटली योर बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू वॉक एटलीस्ट 7000 स्टेप्स पर डे। एक चीज मैं आपको बताऊं वॉकिंग एक्सरसाइज के बारे में, ये भी स्टडी हुआ है, आपका 1 मिनट एक्सरसाइज आपका 7 मिनट आपका हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकता है, मतलब आयु को बढ़ा सकते हैं। आयु बढ़ने के साथ अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कई ऐसे कारक हैं जिनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और आयु पर पड़ता है। आनुवंशिक कारक, पोषण, शारीरिक और मानसिक क्षमता, व्यक्तिगत विशेषता, रोग, परिवार और दोस्तों का साथ और सामाजिक वातावरण, ये सभी हमारे स्वास्थ्य और आयु पर प्रभाव डालते हैं। दुनिया भर में इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करने से हम अच्छा रहेंगे। किसी भी तरह का प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए। कार्बोहाइड्रेट खाना को हमें कम करना है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? चावल, रोटी, ब्रेड, जो हम चीज़ें खाते हैं, शुगर इन एनी फॉर्म, वो आपको अवॉइड करना है। प्रोटीन को हम बढ़ा सकते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन को तो प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि मसल का खाना होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में होता है? लेग्यूम्स, दाल, नट्स। लेकिन वेज खाना डेफिनेटली बेहतर है, बट स्टिल इफ़ यू आर ए नॉन वेज तो नॉन वेज में आप सी फिश को प्रेफर करिए क्योंकि वो मेडिटेरियन डाइट में है, उससे फ़ायदा देखा गया है। चिकन, मटन अवॉइड करना चाहिए। एग वाइट कंटेन्स लॉट ऑफ प्रोटीन, सो एग वाइट इज वन ऑफ द नॉन वेज फूड यू शुड प्रेफर। एक खाना तो हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। शुगर इन एनी फॉर्मेट वी शुड अवॉइड। बढ़ती आयु में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। कई वृद्ध लोगों को सामान्य नींद चक्र बनाए रखने में समस्या आती है। अनिद्रा और दिन में सोने की शिकायत आम हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ डिमेंशिया और संज्ञात्मक समस्याओं का सामना भी कुछ लोगों को करना पड़ता है। वहीं कुछ बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं। बढ़ती आयु के साथ कई तरह के मानसिक और शारीरिक बदलाव होना सामान्य है। ऐसे में कैसे स्वस्थ रहा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। ब्रेन को एक्टिवेट रखना इन एनी फॉर्मेट, क्योंकि आप लंबा जिए, आपका ब्रेन फंक्शन ठीक नहीं रहा तो वो नहीं चलेगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी करने का क्या तरीका है? नया नया चीज़ पढ़ते रहना है। सोशल मीडिया से थोड़ा हमें दूर रहना है। आप पढ़िए, किताब को पढ़िए, जो कि हैबिट से बहुत खत्म होते जा रहा है। अटेंशन धीरे धीरे कम होते। तो नया चीज़ लर्निंग में क्या हो सकता है? दैट कैन बी लर्निंग पियानो, दैट कैन बी लर्निंग न्यू लैंग्वेज, दैट कैन बी लर्निंग न्यू स्किल। किसी भी फॉर्मेट में आप सीख सकते हैं। वो एक हुआ। दूसरा कि आपका क्वालिटी 7 to 8 आवर स्लीप इज मैंडेटरी। डोंट गो इन दैट पॉलिसी 4 घंटा सो लिए, 3 घंटा सो लिए, बहुत ज़्यादा काम कर लिए, ऐसा नहीं है। आप एडिक्वेट स्लीप लीजिए, दिन भर आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस से हमें बचते रहना, स्किल, न्यू स्किल को डेवलप करना, और ब्रेन के रिजर्व को हम जितना बढ़ाते जाएंगे आखिरी दिन तक वो हमें काम पे आएगा। इस अवस्था में अपनों का साथ महत्वपूर्ण होता है। बुजुर्गों से सम्मान के साथ व्यवहार करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अच्छी तरह से संतुलित और पौष्टिक आहार व नियमित व्यायाम आपको इस अवस्था में स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। वृद्धावस्था में मानसिक गतिविधियां बनाए रखना भी आवश्यक है। साथ ही अच्छी नींद लेना भी आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में सहायक बनता है। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तो अपना उचित ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सतर्क रहें,
साथ ही सक्रिय जीवन शैली अपनाएं। इससे वृद्धावस्था में भी आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन को सक्रिय बनाए रख सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो शरीर का हमें रखना है विशेष ध्यान, क्योंकि कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमें अपने कार्यों के निर्वहन के लिए शरीर की पहली आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में अब ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। किसी भी तरह की गलत तरीके से की गई क्रिया एक समस्या का कारण बन सकती है। तो हमेशा योग्य व कुशल योग प्रशिक्षक के साथ ही करें योग का अभ्यास। आइए आज अब जान लेते हैं कुछ कंधों व बाजुओं के लिए उपयोगी यौगिक क्रियाओं। ऑफिस में लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर जब आप काम कर रहे हैं तो ये जकड़न बन रही है, जो आगे जाकर अकड़न बन जाती है और एक बीमारी का रूप ले लेती है। जानते हैं कंधों को, बैक को, पीठ को, गर्दन को कैसे हम खोल कर रखें, इसके जॉइंट को फ्री रखें। सबसे पहले हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को पूरा नीचे स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसे 5 से 10 बार करिएगा। इसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथों को पीछे स्ट्रेच करेंगे और पूरा नीचे स्ट्रेच करिएगा। धीरे धीरे ऊपर देखिएगा और हाथों को पीछे खींचिएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। इसे भी 5 से 10 बार आप दोहरा लीजिए। अब करेंगे बैक में कैसे स्ट्रेच करें। हाथ को पीछे ले जाना, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए यहीं पर रुकेंगे। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। यही दूसरे हाथ से भी कर लेना। इसके बाद दोनों हाथों को सामने रखेंगे, उंगलियों को कंधे पर और रोटेशन करेंगे श्वास लेते और छोड़ते हुए, ताकि हमारा ध्यान अपने साथ रहे। इसे रिवर्स भी कर लेंगे। और हम करेंगे हाथों को नमस्कार मुद्रा में मूवमेंट। दोनों हाथों को नमस्कार करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों को सामने लाएंगे, एल्बो को भी मिला लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी तरह से आगे हम अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके बहुत अच्छा खिंचाव देंगे। धीरे से वापस आएंगे, इसे टर्न करके खिंचाव देंगे। हर बार 3 से 4 सेकंड रुकिएगा और धीरे से वापस आएंगे। हाथों को सर पर लेकर ऊपर भी स्ट्रेच कर लेना, पाम को ऊपर करके भी स्ट्रेच कर लेना। हर बार 5 से 10 सेकंड रुकने की कोशिश करना। इस तरह से हमारे कंधों की जकड़न निकल जाएगी, मांसपेशियां लचीली हो जाएंगी और आप ऑफिस में लंबे समय तक अच्छे से काम कर पाएंगे। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे पूरे शरीर का ध्यान रखना तो है ही, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक तो धूप में चलें। कम से कम आधा घंटा धूप में चलना ज़रूरी है। पीठ के ऊपर धूप लेनी ज़रूरी है। विटामिन डी नेचुरल सोर्स का जो है वो बॉडी में जाना ही चाहिए। पानी जो हम पीते हैं
उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो शरीर को डिटॉक्स करता ही है, पूरे बॉडी को संभालता है पानी। और पानी के अंदर स्लाइस नींबू की हो, थोड़े तुलसी के पत्ते हो, थोड़े पुदीने के पत्ते हो, ऐसा पानी हो, और वो पानी दिन भर में पीते रहें, तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा गरम तेल की जरा मालिश कर ली जाए पूरे शरीर में, बहुत फ़ायदा करेगा। स्नान करते वक्त अपने ही हाथ से जरा तेल की अच्छी मालिश कर डालो और फिर स्नान करो गुनगुने पानी से। ठंडे पानी से करोगे तो और भी अच्छा है, बहुत फ़ायदा है। ज़रूर देखना है कि हम सोए अच्छा, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी शांत नींद कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी हमारे बॉडी में, और इसीलिए उसको महत्व दें। यूँ मत समझे कि नींद लेना मतलब कि आलस, टाइम वेस्ट, ये बात नहीं है। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान दें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार। योगाभ्यास के बाद संस्कृत भाषा से जुड़े अभ्यास के लिए आइए अब चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और जान लेते हैं संस्कृत के कुछ विशेष शब्दों को, प्रयोगों को हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के माध्यम से। नमः सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य दर्शकेभ्यः। अहं नारायण दत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायां शब्द विशेषमादाय। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के सही उच्चारण व उनके प्रयोगों को आप इन दिनों सीख रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े विभिन्न उपक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो आज की पाठशाला में अवधान का विषय श्रीमद् भगवद गीता, यह शब्द ही है। जैसा कि मैंने उच्चारण किया, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अनवधानतावश हम श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत गीता या भागवत गीता कर जाते हैं, जो सर्वथा अशुद्ध है। इन उच्चारणों में स्वर का लोप या अतिरिक्त स्वर का प्रयोग हम कर जाया करते हैं। ध्यान से पुनः सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता। पर श्रीमद् भगवत गीता, इसमें भगवत पद में गकार से संयुक्त अ स्वर का हम लोप कर देते हैं और कह बैठते हैं भगवत, जबकि शुद्ध उच्चारण भगवद ही है। यह तो थी स्वर लोप से जुड़ी बात। इसी क्रम में हम अतिरिक्त स्वर को भी कई बार पदों में जोड़ लेते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के स्थान पर श्रीमद् भागवत गीता कह देना। यहाँ भगवत गीता के स्थान पर भागवत गीता का प्रयोग हम में से कई कर जाया करते हैं। पर बात जब ग्रंथ विशेष की हो, उसके नाम की प्रसिद्धि की हो, सर्व स्वीकृति की हो, तो भगवत गीता पद का प्रयोग ही सर्वथा शुद्ध और ग्राह्य होगा। एक बात और कि भागवत कहते ही शुद्ध व बुद्ध जन विशेष पुराण का अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का ही ग्रहण करेंगे। तो यह जानकारी भी आपको पाठशाला के माध्यम से दे दें कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है, जबकि श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणों में अन्यतम है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है श्रीमता भगवता गीता, अर्थात भगवान के द्वारा गाई हुई। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के किंकर्तव्य विमूढ़ होने पर जीवन का यह अमूल्य ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा रणभूमि में दिया गया था। यही ज्ञान रूपी अमूल्य निधि विश्व के बड़े से बड़े शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन व अध्यापन का विषय बना हुआ है। वैसे एक बात और भी आप जान लीजिए कि जैन दर्शन को अरहत या आरहत दर्शन भी कहते हैं। तो अरहत इस मूल शब्द से जिस प्रकार आरहत यह शब्द व्युत्पन्न होता है, या समाज से जैसे सामाज शब्द की निष्पत्ति होती है, वैसे ही भगवत से बनता है भागवत, या भगवत से बनता है भागवत, अर्थात भगवान का या भगवान से संबंधित या संबद्ध। और यह तो संभवतः आप समझ ही गए होंगे कि महापुराण की बात है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित विवरण जहां विस्तृत रूप से कहा या लिखा गया है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण।
तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि आप न हो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में कंफ्यूज और करें सदैव उचित योग्य एवं शुद्ध पदों का यूज। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। तो इसी के साथ कार्यक्रम में वृत्त प्रस्तुति श्रृंखला को यहीं देते हैं विराम। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। कल प्रातः पुनः इसी कार्यक्रम में होगी आप सबसे भेंट। तब तक आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।